आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीटर नवारो ने की मोदी ट्रंप को लड़ाने की कोशिश, अमेरिका के पूर्व एनएसए जॉन बोल्टन का खुलासा। नेपाल में एक और यू टर्न, अब सुशीला कारगी ही बन सकती है पीएम। एक हत्या से अमेरिका में कोहराम, मारे गए दोस्त चार्ली किर्क के लिए ट्रंप का बड़ा ऐलान। कतर बोला इजराइल ने बंधकों की रिहाई की उम्मीद खत्म की, अगले हफ्ते दोहा में अरब इस्लामिक देशों की बैठक। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो को 27 साल की सजा। अमेरिका के नेवल एकेडमी में हथियार लेकर घुसा आरोपी और कर दी अंधाधुंध फायरिंग। यूरोप का सऊदी अरब बनेगा यह देश, खोजा जमीन में दफन अरबों का खजाना। चलती ट्रेन से कूदी बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा, हादसे में सिर और पीठ पर लगी चोट। ऐश्वर्या राय बच्चन की एआई तस्वीरों के इस्तेमाल पर कोर्ट ने लगाई रोक। और भारत को पाकिस्तान से नहीं खेलना चाहिए, हरभजन सिंह बोले। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने खुलासा करते हुए कहा कि मोदी और ट्रंप के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की गई थी। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो ने एक बार प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने एक बार अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच झगड़ा शुरू करवाने की कोशिश की थी। इसके अलावा उन्होंने सुझाव दिया कि यह एक दिखावा है जिसे तब तक सुरक्षित रूप से नजरअंदाज किया जा सकता है जब तक दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता से जुड़े असली वार्ताकार बैठ नहीं जाते। उन्होंने कहा कि भारत सोशल मीडिया में धमकियों और शोर शराबे से दूर रहकर कड़ी मेहनत कर सकता है और देख सकता है कि क्या हम ट्रेड डील को लेकर किसी समझौते पर पहुंच सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह मुद्दे आसानी से या जल्दी सुलझ जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पक्षों में सद्भावना होगी और इसी से इस पर काम करने का प्रयास किया जा सकता है। नेपाल में सियासी संकट बरकरार है। जेन जी प्रदर्शन के बाद नेपाल की कमान किसके हाथों में होगी, अब तक इस सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया है। जेन जी के विरोध प्रदर्शन के बाद ओली की सरकार गिर गई। केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद अंतरिम पीएम की तलाश जारी है। अंतरिम नेता चुनने को लेकर संवैधानिक संकट का समाधान ढूंढा जा रहा है। इस बीच नेपाल में एक और यू टर्न देखने को मिला है। नेपाल के पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की एक बार फिर नेपाली अंतरिम पीएम की रेस में आगे हो गई है। नेपाल में आधी रात को हुई एक बैठक में बाजी पलट गई। जी हां, नेपाल में अंतरिम सरकार के गठन को लेकर कवायद जारी है। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर गुरुवार देर रात तक सीक्रेट बैठक हुई। यह बैठक राष्ट्रपति भवन में हुई, जिसे शीतल निवास के नाम से जाना जाता है। इस अहम बैठक में नेपाली आर्मी चीफ अशोक राज सिंहदेल और सुशीला कार्की मौजूद थी। उनके अलावा स्पीकर राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण दहल और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रकाश सिंह राउत भी मौजूद थे। इस मीटिंग में कई मसलों पर अलग अलग संविधान विशेषज्ञों से बात हुई। बताया गया कि इस बैठक में भी यह सहमति बनी है कि सुशीला कार्की को ही नेपाल की कमान दी जाए। अमेरिकी कंजर्वेटिव एक्टिविस्ट और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी चार्ली किर्क की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस घटना ने पूरे अमेरिका को दहला दिया है और खुद डोनाल्ड ट्रंप इस हत्याकांड से सकते में है। चार्ली किर्क की हत्या का वीडियो दुनिया भर में वायरल हो रहा है, जिससे अमेरिका में राजनीतिक हिंसा के खतरे और एक बार उजागर कर दिया है, क्योंकि किर्क ने युवा रिपब्लिकन वोटर्स को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई थी और किर्क इजराइल के कट्टर समर्थक भी थे। इसी बीच रिपब्लिकन फ्यूचर अमेरिका ने बताया कि ट्रंप ने घोषणा की है कि वे जल्द ही चार्ली किर्क को मरणोपरांत प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपने दोस्त की हत्या से बेहद दुखी है। उन्होंने शूटर को पकड़ने के लिए जमीन और आसमान एक कर देने की बात कही। इसके लिए डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन भी शुरू करने का आदेश दिया गया है। साथ ही ट्रंप ने चार्ली के समर्थन में राष्ट्रीय ध्वज को रविवार तक के लिए आधा झुकाने का ऐलान किया।
गाजा में युद्ध विराम को लेकर दोहा में हो रही बैठक के दौरान इजरायली हमले पर कतर ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शांति के लिए हो रही बैठक पर हमला करवा कर इजरायली बंधकों की रिहाई की उम्मीद को खत्म कर दिया है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने यह बात संयुक्त राष्ट्र में कही है। कतरी प्रधानमंत्री ने वार्ता से पहले मंगलवार सुबह एक इजरायली बंधक का परिवार उनसे मिला था। वे लोग गाजा में युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वार्ता के दौरान हमले से सब कुछ खत्म हो गया। हमास और इजराइल के बीच मध्यस्थता कर रहे कतर में इजराइल के हवाई हमले पर अरब देशों में गुस्सा है। कतर में हमले पर विश्व ने जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है, इससे इजराइल की गाजा सिटी पर हमले की योजना टल गई है। ब्राजील के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक समिति ने पूर्व राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो को 2022 की चुनावी हार के बावजूद पद पर बने रहने के लिए तख्तापलट के प्रयास का दोषी ठहराते हुए उन्हें बृहस्पतिवार को 27 साल और 3 महीने की जेल की सजा सुनाई। बोल्सोनारो ने हमेशा आरोपों से इनकार किया है। वह अभी ब्राजीलिया में घर में नजरबंद है। वे फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। मामले की सुनवाई कर रहे 5 न्यायाधीशों में से 4 ने दक्षिणपंथी नेता को 5 आरोपों में दोषी ठहराया। इसके साथ ही बोल्सोनारो तख्तापलट की कोशिश में दोषी ठहराए जाने वाले ब्राजील के पहले पूर्व राष्ट्रपति बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह इस फैसले में बहुत असंतुष्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति के आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस से रवाना होते हुए पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि उन्होंने हमेशा बोल्सोनारो को बेहद उत्कृष्ट पाया। उन्होंने ये भी कहा कि यह फैसला ब्राजील के लिए बहुत बुरा है। अमेरिकी नेवल एकेडमी में अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई है। गोलीबारी के बाद परिसर को बंद कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक इस घटना को एक पूर्व मिडशिपमैन ने अंजाम दिया, जिसे एकेडमी से निकाल दिया गया था। आरोपी ने हथियार लेकर परिसर में एंट्री की थी। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं। फॉक्स न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक एक व्यक्ति की स्थिति काफी गंभीर है। उसे तुरंत हवाई मार्ग से अस्पताल ले जाया जा रहा है। स्थानीय पुलिस और आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई। सुरक्षा कड़ी कर दी गई। बताया जा रहा है कि गोलीबारी स्थानीय समय अनुसार शाम 5:30 पर बैंक्रॉफ्ट हॉल में हुई, जहां मिडशिपमैन रहते हैं। यूएस नेवल एकेडमी की पब्लिक अफेयर्स ऑफिस ने एक बयान में कहा कि हम पुलिस और स्थानीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ समन्वय करके नेवल एकेडमी पर किए गए हमले की जांच में मदद कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर को बंद कर दिया गया। फिलहाल इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस घटना की बारीकी से जांच कर रही है। नाटो के एक सदस्य देश ने तेल के बड़े भंडार की खोज की है। इस भंडार से हर दिन 1000 बैरल तेल का उत्पादन किया जा सकता है। इसे यूरोप के लिए एक बड़ी खोज माना जा रहा है। अभी तक यूरोपीय देश तेल और गैस के लिए बाकी महाद्वीप के देशों पर आश्रित हैं। पहले अधिकतर यूरोपीय देश रूस से भारी मात्रा में गैस और तेल का आयात करते थे। हालांकि यूक्रेन युद्ध के बाद इसकी मात्रा में कमी आई है। हंगरी की तेल एवं गैस कंपनी MOL ने एक बयान में कहा कि यह क्षेत्र उत्तरी हंगरी के गलगाहेविज शहर के पास 2400 मीटर की गहराई पर खोजा गया है। MOL ने जोर देकर कहा कि यह नया भंडार हंगरी की आपूर्ति सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान देता है, क्योंकि घरेलू उत्पादन आयात पर निर्भरता कम करता है। एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा बुधवार को मुंबई लोकल ट्रेन से सफर करते समय हादसे का शिकार हो गई। घटना के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए इसकी जानकारी दी थी। करिश्मा ने अपनी पोस्ट में लिखा कि कल जब मैं चर्च गेट शूट के लिए जा रही थी तो मैंने साड़ी पहनकर ट्रेन से जाने का फैसला किया। जैसे ही ट्रेन में चढ़ी वह तेज होने लगी। मैंने देखा कि मेरी दोस्त ट्रेन पकड़ नहीं पाई। डर की वजह से मैंने छलांग लगा दी और पीछे गिर गई। एक्ट्रेस ने आगे लिखा, मेरी पीठ में चोट लगी है, सिर पर सूजन है और पूरे शरीर में चोट के निशान हैं। डॉक्टरों ने MRI किया और मुझे 1 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा ताकि सिर की चोट सीरियस ना हो। कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं हिम्मत बनाए हुए हूँ। जल्द ही ठीक होने के लिए दुआ करें और अपना प्यार भेजें, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। दिल्ली
हाई कोर्ट ने बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन के व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने माना है कि व्यक्तिगत विशेषताओं का अनाधिकृत उपयोग जीवन के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने इस मामले में बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कई संस्थाओं को ऐश्वर्या राय की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे नाम, छवि, आवाज और समानता के दुरुपयोग पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अनाधिकृत उपयोग न केवल वित्तीय नुकसान पहुंचाता है बल्कि उनकी गरिमा को भी ठेस पहुंचाता है। वादी के व्यक्तिगत अधिकारों का कोई भी उल्लंघन जो जनता में किसी भी उत्पाद या सेवा के समर्थन या प्रायोजन को लेकर भ्रम पैदा करता है, वादी की प्रतिष्ठा और सद्भावना को भी कमजोर करेगा। कोर्ट ने उल्लेख किया है कि ऐश्वर्या भारतीय एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की सबसे फेमस हस्तियों में से एक है। विभिन्न ब्रांड्स की राजदूत के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें ऐसी प्रतिष्ठा और सद्भावना दिलाई है कि जनता उनके द्वारा समर्थित ब्रांड्स पर भरोसा करती है। इस तरह उन्हें व्यक्तिगत अधिकारों का उल्लंघन जनता में भ्रम पैदा करता है और उनकी प्रतिष्ठा को भी नुकसान पहुंचाता है। हरभजन सिंह का कहना है कि भारत को पाकिस्तान से क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए। भारत और पाकिस्तान की टीमें एशिया कप में रविवार को भिड़ने वाली है। इस मुकाबले से पहले भज्जी ने कहा कि जब तक दोनों देशों के बीच रिश्ते सुधर नहीं जाते तब तक पाकिस्तान से ना तो क्रिकेट खेलना चाहिए और ना ही उनके साथ कोई भी व्यापार होना चाहिए। भज्जी ने आगे कहा कि क्रिकेट मैदान पर आमने सामने होने से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में सुधार जरूरी है। पारंपरिक प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दुबई में आमने सामने होंगे। इस साल की शुरुआत में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों को मारे जाने के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया था। हरभजन सिंह ने मुंबई में सोसाइटी मैगजीन के एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से कहा, भारत और पाकिस्तान मैच हमेशा सुर्खियों में रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद सभी ने कहा कि क्रिकेट और व्यापार नहीं होना चाहिए।